हेलो स्टूडेंट्स, हमें एडवर्टाइजिंग के अंदर नेक्स्ट नया चैप्टर शुरू करना है जिसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। देखिए क्या है, एडवर्टाइजिंग के बारे में हमने अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ा है। तो हम ये जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है को काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा तरीका है, प्रमोशन मिक्स का एक बहुत बढ़िया टूल है जिसके ज़रिए हम जो है कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, अपनी बात उनको बता सकते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। कई सारे बेनिफिट्स हमें पता है कि एडवर्टाइजिंग के होते हैं, चाहे हमें ब्रांड इमेज बिल्ड करनी हो या हमें जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करना हो, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी हो, डिमांड को क्रिएट करना हो, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है इससे ओवरऑल, या बहुत सारी चीज़ें जो है एडवर्टाइजिंग के ज़रिए हम करते हैं। लेकिन क्या होने लगा है अब, अगर हम देखें आजकल की एडवर्टीज़मेंट्स को, तो बहुत सारी रॉन्ग प्रैक्टिसेस जो है एडवर्टीज़मेंट्स में की जाने लगी हैं। वैसे फालतू में ही सिर्फ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए इस तरह की एड्स आती हैं जो कि रीज़नेबल नहीं है। ठीक है, ये है उस कौन सी ऐड हो सकती हैं वो देखो, वल्गैरिटी ऑब्ससेनिटी दिखाना ऐड के अंदर, इसके अलावा किसी स्पेशल जो है कैटेगरी ऑफ पर्सन्स को ह्यूमिलेट होते हुए दिखाना, या फिर जो है ये जो एड्स के अंदर जिस तरह की चीज़ें आती हैं उससे क्या है कि चिल्ड्रन के ऊपर, यूथ के ऊपर असर हम देखते हैं कि काफ़ी ख़राब होता है। ये चीज़ें जो है ऐड को कहीं ना कहीं एक कमज़ोर कर देती हैं। एक डिबेटेबल टॉपिक बन जाता है कि ऐड करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, सही है नहीं है। ठीक है, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स क्या हैं और सोशल एस्पेक्ट्स क्या हैं इसके, वो हम स्टडी करें। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स या इश्यूज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग की कुछ इकोनॉमिक इश्यूज़ हमारे सामने आते हैं, वो क्या हैं वो हमें यहाँ पर समझना है। यहाँ पर जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो एडवर्टाइजिंग के बहुत सारे पॉजिटिव नेगेटिव इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स हैं। तो कुछ पॉजिटिव हैं जैसे कि कॉस्ट को रिड्यूस कर देती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को, प्रोडक्शन की कॉस्ट को। तो इससे क्या होता है कि कंपटीशन का सामना करने में सक्षम हो जाती है कंपनी। इसके अलावा बहुत सारे और भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं, जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, लेकिन क्रिटिक्स उसको बहुत सारी जगह पर क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो वो हम वही समझेंगे कि क्या एडवर्टीज़मेंट के इकोनॉमिक एस्पेक्ट हैं, और दोनों मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे कि कैसे क्रिटिक्स उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड प्राइसेस, कि एडवर्टीज़मेंट का क्या इफ़ेक्ट होता है प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के ऊपर और प्राइसेस के ऊपर। इफ़ेक्ट ऑन, सबसे पहले पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑन प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, एडवर्टीज़मेंट जो है वो डिमांड क्रिएट करती है। डिमांड एक्सपेंड होने की वजह से क्या होता है कि प्रोडक्शन आपको ज़्यादा करना पड़ता है, जिससे कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिलती हैं। आप समझ सकते हो ना, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, मार्केटिंग में भी पहले पढ़ा है। तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल यहाँ पर मिलती है, जिससे कि पर यूनिट कॉस्ट आती है कम। तो प्रोडक्शन कॉस्ट को एडवर्टीजमेंट कम कर रही है। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की बात करें तो जो एडवर्टीजमेंट है हमारी, वो खर्चा कहाँ पर आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर हम उसको शामिल करते हैं। तो वहाँ एडवर्टीजमेंट का खर्च जो है हमारा वो तो आ गया, लेकिन क्या है यहाँ पर कि ज़्यादा सेलिंग एफ़र्ट्स भी तो नहीं करने पड़ते फिर सेल्स पर्सन को, तो आपको कम सेल्स पर्सन रखने पड़ेंगे, पर्सनल सेलिंग आपके लिए जो है आसान हो जाएगी, और जो है काफ़ी सारे खर्च आपके वहाँ पर बच भी जाते हैं। तो इसलिए क्या है कि पर यूनिट कॉस्ट फिर ओवरऑल करके कम ही आती है, तो इसलिए जो है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को भी कम कर रही है। तीसरा पॉइंट आता है इफेक्ट ऑन प्राइसेस। जो स्पॉटर है एडवर्टाइजिंग के, वो ये कहते हैं कि जब एडवर्टीज़मेंट करने से आपकी पर यूनिट कॉस्ट, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो रही है, जो आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है वो कम हो रही है अगर, तो क्या होगा कि देखिए जितनी आपकी टोटल कॉस्ट है उसी में तो प्रॉफिट ऐड करके जो भी मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर लगा लो वो बेच रहा है। तो अब क्या होगा कि अगर जब ये कॉस्ट ही कम आएगी
तो वो कम प्राइस पर ही तो बेचेगा ना, फिर अल्टीमेट कस्टमर को कम प्राइस पर मिल जाएगी चीज़। तो सपोर्टर ऐसा कहते हैं, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं इसके एडवर्टीज़मेंट के, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि बहुत ज़्यादा कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा खर्च एडवर्टीज़मेंट पर करती हैं, और फिर अल्टीमेटली वो एडवर्टीज़मेंट पर किया जाने वाला खर्च जो है वो सारा कस्टमर को ही बियर करना पड़ता है। ठीक है, इनका कहना ये है। यहाँ पर एक एग्जांपल से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रोडक्शन कॉस्ट को या फिर पर यूनिट कॉस्ट को कम करती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल बताता है कि मान लो कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं 5 लाख रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 50 पर यूनिट, और प्रेजेंटली फर्म जो है वो प्रोड्यूस कर रही है 30,000 यूनिट्स। तो 5 लाख तो सीधा फिक्स्ड कॉस्ट हो गई, वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई 30,000 यूनिट, 50 पर यूनिट के हिसाब से 30,000 इंटू 50 15 लाख हो गई। ठीक है, अगर हम यहाँ पर टोटल कॉस्ट देखें तो 5 लाख फिक्स्ड और 15 लाख जो है क्या हो गई वेरिएबल कॉस्ट, तो 20 लाख हो गई। अब पर यूनिट अगर हम देखें, ये विदाउट एडवर्टीजमेंट है, देखो 20 लाख डिवाइड बाई कितनी यूनिट थी यहाँ पर प्रोडक्शन कर रहे थे जिसकी 30,000, तो 20 लाख डिवाइड बाई 30,000 अगर हम करते हैं तो 66.67 रुपीज़ पर यूनिट यहाँ पर आपकी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम इसमें एडवर्टीज़मेंट को ऐड करें तो होता क्या है, देखो मान लो कि यहाँ पर कहता है कि एडवर्टीज़मेंट का खर्च आप 2 लाख रुपए कर रहे हो, और इससे क्या होता है कि सेल इंक्रीज़ हो जाती है आपकी 50,000 यूनिट पर। ठीक है, क्योंकि देखो आप जब खर्च करोगे एडवर्टीज़मेंट पर तो डिमांड तो क्रिएट होगी, तो 50,000 यूनिट्स जो है वो आपने बनानी है अब, और पर यूनिट कॉस्ट जो है आपकी वो 45 पर यूनिट हो जाती है वेरिएबल कॉस्ट। देखो फिक्स तो फिक्स रहेगी, बिजली पानी का खर्च तो सेम रहेगा ना, मशीनों का खर्च और सब, लेकिन यहाँ पर जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो क्या है कि 45 पर यूनिट आ गई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलने की वजह से। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, फिक्स्ड कॉस्ट 5 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 50,000 यूनिट बनानी पड़ रही है ना अब आपको, 50,000 इंटू 45, तो कितनी हो गई यहाँ पर 22,50,000 होगी। और जो हमारा एडवर्टीजमेंट का खर्च हुआ वो भी तो हम ऐड करेंगे, तो 2 लाख रुपीज़ वो हो गए। तो यहाँ पर टोटल जो हमारी कॉस्ट आई वो आई 29,50,000। देखो वहाँ पर 20 लाख आ रही थी टोटल कॉस्ट, यहाँ आ रही है 29,50,000, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट देखो आप 29,50,000, लेकिन यहाँ पर यूनिट्स कितनी बेच रहे हो आप 50,000, तो 50,000 से डिवाइड करोगे अगर तो 59 रुपीज़ पर यूनिट यहाँ पर कॉस्ट आती है आपकी, वहाँ पर क्या आ रही थी 66.67। तो एडवर्टीज़मेंट की वजह से, क्योंकि पर यूनिट कॉस्ट जो है आपकी कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पर कॉस्ट कम होती है, हम ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद है इफ़ेक्ट ऑन डिमांड। नए प्रोडक्ट के केस की अगर हम बात करें तो एडवर्टीज़मेंट जो है प्राइमरी डिमांड क्रिएट करती है, कैसे कि कस्टमर को जो प्रोडक्ट है उसके बारे में एजुकेट करके, अवेयर करके। ठीक है, क्योंकि उससे पहले तो उनको कुछ पता ही नहीं होता, तो यहाँ पर रैशनल और इमोशनल अपील्स एडवर्टीज़मेंट्स में करके और हम जो है कस्टमर को अवेयर करा देते हैं। तो एडवर्टीज़मेंट क्रिएट करती है डिमांड, लेकिन क्रिटिक्स का कहना ये है कि एडवर्टीज़मेंट डिमांड क्रिएट नहीं करती। एडवर्टीज़मेंट क्या करती है कि सिर्फ शिफ्ट कर देती है डिमांड को, कि डिमांड तो ऑलरेडी थी प्रोडक्ट की, वो किसी और ब्रांड का खरीद रहे थे, अब आपका खरीदने लगे हैं, तो वो आपकी डिमांड इंक्रीज़ हुई है, ओवरऑल डिमांड इंक्रीज़ नहीं हुई, इनका कहना ऐसा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो इनका वो है क्रिटिक्स का कहना है ये कि भाई डिमांड क्रिएट नहीं हुई एक्चुअल, तो ये सच नहीं है। हम ये देखें अगर तो हम ये देखते हैं कि एड्स की वजह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है वो क्रिएट हुई है, जो जिन प्रोडक्ट्स को पहले नहीं खरीदते थे, ये फैक्ट्स हैं, मतलब ये डेटा भी मिल जाएगा इसका, कि जिन प्रोडक्ट्स को लोग पहले नहीं खरीदते थे, पता ही नहीं होता था, उनकी डिमांड और ज़्यादा लोगों ने वो खरीदने शुरू किए हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी बता रहा है, टीवी है, एसी है, लैपटॉप्स, ये मोबाइल फ़ोन्स, ये पहले इतना ज़्यादा नहीं खरीदते थे लोग, एडवर्टीज़मेंट आने की वजह से बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हुई है। तो ऐसा कहना कि सिर्फ शिफ्ट हुई है डिमांड सही नहीं है। ठीक है, ये इसके बाद है इफेक्ट ऑन कंपटीशन।
अगर हम कंपटीशन की बात करें तो एडवर्टीज़मेंट कंपटीशन को प्रमोट करती है डिफरेंट ब्रांड्स में जो सेम प्रोडक्ट अगर बेच रहे हैं तो। और उसकी वजह से होता क्या है कि अगर आप ऐड कर रहे हो और दूसरा जो कंपटीटर है वो भी ऐड कर रहा है, फिर तीसरा भी कर रहा है, चौथा भी कर रहा है, तो अब कब बिकेगा आपका, जब आप अच्छा भी दोगे साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो आप रीज़नेबल प्राइस पर और अच्छा जब बेचोगे तभी बिकेगा। तो यहाँ पर ये बता रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कि यहाँ पर तो हम ये कह रहे हैं ना कि ये तो कंपटीशन को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन क्रिटिक्स का कहना ये है कि जो एडवर्टीज़मेंट है वो क्या कर देती है, उल्टा मोनोपोली ले आती है और कंपटीशन को ख़त्म करती है। क्योंकि जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो हैवी एक्सपेंडिचर कर देती हैं एडवर्टीज़मेंट के कर करके, और उससे क्या होता है कि उनके प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं और नई फर्म जो है वो एंट्री ही नहीं कर पाती मार्केट में, उनका कहना ये है। लेकिन एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो हमारे सामने ऐसे एग्जाम्पल्स हैं कि जहाँ पर ऑलरेडी डेवलप्ड प्रोडक्ट्स थे, उनकी एड्स भी आती थी, सब था, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि नए प्रोडक्ट्स की एंट्रीज हुई है मार्केट में। तो जिससे हम बहुत अच्छा एग्जांपल है होंडा एक्टिवा का। होंडा एक्टिवा आने से पहले 2 व्हीलर में काइनेटिक स्कूटी आती थी, उसका मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थी वो, लेकिन होंडा एक्टिवा ने मार्केट शेयर को कैप्चर किया आकर। तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई ऐड कर दिए कंपनी ने तो दूसरी कंपनीज यहाँ पर एंटर कर ही नहीं सकती। तो ये है। इसके बाद आता है इफ़ेक्ट ऑन कंज्यूमर्स चॉइस। क्या कहता है कि एडवर्टीज़मेंट जो है वो फेवरेबल इफ़ेक्ट डालती है कंज्यूमर की चॉइस के ऊपर, कि बहुत सारे ब्रांड्स कंज्यूमर के पास अवेलेबल हैं, बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं। आज के टाइम पर इतनी सारी एड्स आती है कि मतलब उसके पास काफ़ी सारी चॉइसेस हो जाती हैं खरीदने के लिए। लेकिन क्रिटिक्स का कहना यहाँ पर ये है कि बहुत सारी चॉइसेस तो हो जाती हैं कस्टमर के पास, लेकिन यहाँ पर अननेसेसरीली परसुएड कर देती हैं कंपनीज पर्टिकुलर ब्रांड को परचेज करने के लिए, जबकि कस्टमर को उसकी ज़रूरत ही नहीं होती। तो यहाँ पर ये है, तो उल्टा चॉइस ये कह रहा है कि ख़त्म और कर देती हैं, कुछ कंपनीज ही ज़्यादा ऐड करते हैं। तो जो कंपनी ऐड नहीं कर रही, चाहे उनके प्रोडक्ट अच्छे भी होंगे तो भी वो नहीं बिकते हैं, तो चॉइस को ख़त्म और करती है, उसका कहना ये है। लेकिन परसुएशन तो ऐड का ऑब्जेक्टिव था, ये वो ऐड की ही इसलिए जा रही है कि भाई वो कस्टमर को अपने बेनिफिट बता रहे हैं प्रोडक्ट के। तो यहाँ पर क्या है कि आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई अरे इससे जो चॉइसेस कम हो गई, तो आप कंपेल तो नहीं कर रहे हो ना उसको खरीदने के लिए कि भाई यही खरीदो, आप तो बस कह रहे हो कि भाई इसमें ये बेनिफिट्स हैं इसलिए आपको खरीदना चाहिए। तो ये है। इसके बाद आता है इफेक्ट ऑन बिजनेस साइकिल। यहाँ पर कहता है कि एडवर्टाइजिंग के जो सपोर्टर हैं वो ये आर्ग्यू करते हैं कि एडवर्टीज़मेंट करने की वजह से जो बिज़नेस साइकिल का इफ़ेक्ट होता है वो रिड्यूस हो जाता है। कैसे रिड्यूस हो जाता है कि रिसेशन के टाइम पर आप ऐड ज़्यादा करो, क्योंकि ऐड करने से डिमांड क्रिएट होती है, ठीक है। तो डिमांड क्रिएट हो जाएगी, जहाँ पर डिमांड कम थी, रिसेशन में डिमांड कम होती है ऑब्वियसली, तो डिमांड क्रिएट हो जाएगी ऐड करने से, तो उसका इफ़ेक्ट जो रिसेशन का इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएगा। सेम चीज़ जब बूम पीरियड है तो आप ऐड कम करो ताकि जो बढ़ी हुई डिमांड है वो थोड़ी सी कम हो जाए और वो बूम पीरियड का भी इफ़ेक्ट कम हो जाए। लेकिन क्रिटिक्स का कहना ये है कि इसका उलट ही करते हैं लोग। जो कंपनीज हैं वो क्या कर रही हैं, बूम पीरियड में और ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कर रही हैं ताकि उनका बहुत ज़्यादा बिके, और जो रिसेशन का पीरियड है वहाँ पर तो वो ऐड करती ही नहीं, बहुत कम ऐड करती है, क्योंकि उनके पास पैसे वैसे ही नहीं होते, तो ऐड पर वो क्यों खर्च करेंगे। क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में कोई भी बिजनेस नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचता है, और ऐसा देखने में आया है। ये आर्गुमेंट काफ़ी फेवरेबल है, क्रिटिक्स के फेवर में जाता है, ठीक है। ये इसके बाद है इफेक्ट ऑन नेशनल इनकम। एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रमोट करती है डिमांड को, इससे जो प्रोडक्टिव और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे सर्विसेज हो, सब में ग्रोथ होती है। तो इसलिए फिर सबकी इनकम होगी, अगर सब में ग्रोथ होगी तो नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर
क्रिटिक्स का कहना है कि ये बिल्कुल वेस्टफुल जो है एक्सपेंडिचर है और इससे कोई इंक्रीज़ नहीं होता है डिमांड में। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये आर्गूमेंट रॉन्ग है, क्योंकि डेफिनेटली डिमांड क्रिएट तो होती है और डिमांड क्रिएट होगी तो मार्केट एक्सपेंड होगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, जिससे नेशनल इनकम बढ़ती है। ठीक है, इसके बाद आता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ये क्या कहता है, जो फेवर में बोल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है वो टाइम, प्लेस, परसेप्शन, यूटिलिटी क्रिएट करता है। सीजनल प्रोडक्ट के केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कहता है डिमांड क्रिएट करके ऑफ सीज़न में, और जो है टाइम यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। ये वहाँ पहुँचाकर प्रोडक्ट को वहाँ बेचकर जहाँ पर वो पहले नहीं बिक रहा था। इसके अलावा परसेप्शन यूटिलिटी, पॉजिटिव इमेज बनाकर प्रोडक्ट की परसेप्शन यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना ये है कि ये कोई यूटिलिटी क्रिएट नहीं करता, क्योंकि ये प्रोडक्टिविटी नहीं लेकर आता और कुछ भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी ये नहीं है। लेकिन क्या है कि ये एक सर्विस है, और सर्विस भी क्या है कि टाइम, प्लेस और परसेप्शन यूटिलिटी क्रिएट कर सकती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है, क्रिटिक्स का कहना गलत है। इसके बाद है इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एडवर्टाइजिंग जो है वो बोथ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ हमारे सामने सोसाइटी के लिए लेकर आती है। एडवर्टाइजिंग जो है वो एक खुद बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें कि बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो जो एड कॉपी राइटर होगा, जो आर्टिस्ट काम करेंगे, जो ग्राफिक डिज़ाइनर होगा, पेंटर होगा, सिंगर होगा, मॉडल होगा, म्यूजिशियन होगा, एक्टर होगा, सभी को काम मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा इनडायरेक्टली डिमांड क्रिएट करके प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे बहुत सारे और लोगों को काम मिलता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, हम ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। एडवर्टाइजिंग जो है वो कंपटीशन को प्रमोट करती है, जिससे कि फिर जो रिटेलर है उसको एक अच्छा प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना पड़ता है। लेकिन क्रिटिक्स का कहना ये है कि एड जो है वो इन्फीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट को ही अच्छा दिखाकर बेचने का एक तरीका है, उसी के ज़रिए ही ये ऐड करते हैं। लेकिन ऐड के ज़रिए ही ये घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि ऐड के ज़रिए कोई भी प्रोडक्ट एक बार बिक सकता है, 2 बार बिक सकता है, सक्सेसफुल नहीं हो सकता है वो बिल्कुल, कि लॉन्ग टर्म में सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि आप पुअर क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है सिर्फ ऐड करके बेच दोगे। ये है। इसके बाद है इफेक्ट ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्या कहता है कि एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम करने में, जिससे कि कम प्राइस पर फिर कस्टमर तक वो चीज़ पहुंचती है, जिससे कि जो चीज़ें वो पहले नहीं खरीद पा रहा था अब खरीद सकता है, उससे उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप होता है। ठीक है, लेकिन क्रिटिक्स का फिर से यही कहना है कि एडवर्टीजमेंट जो है वो कोई लो प्राइस ही नहीं करता, तो लो प्राइस नहीं करेगा तो कस्टमर खरीदेगा कैसे, खरीदेगा नहीं तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे अप होगा। तो ये चीज़ें कही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पहले अगर मैं बात करूं 20-25 साल पहले की, तो ना तो सबके घरों में टीवी थे, ना एसी थे, ना मोबाइल फ़ोन सबके पास होते थे। लेकिन आज के टाइम पर तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि एडवर्टीज़मेंट की वजह से शायद कॉस्ट कम हुई है और इसलिए ही आज हम सब इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है सोशल एस्पेक्ट्स और सोशल इश्यूज़ ऑफ एडवर्टाइजिंग। सोशल एस्पेक्ट्स की अगर हम बात करें या कल्चरल एस्पेक्ट की बात करें अगर हम एडवर्टीज़मेंट के, तो कई सारे सोशल एस्पेक्ट्स आते हैं। पहला क्या है यहाँ पर, अनट्रूथफुल और डिसेप्टिव एडवर्टाइजिंग, कि हम ये देखते हैं कि झूठी और बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं ऐड में चीज़ें जो कि सच नहीं होती, और धोखा देने वाली एड्स हम उनको कह सकते हैं कि सिर्फ जो अच्छी साइड है प्रोडक्ट की वो ही वहाँ पर, प्रोडक्ट या सर्विस जो भी हो वही वहाँ पर बताई जाती है, कि उससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है या फिर कोई इसका नुकसान भी है वो तो वहाँ बताया ही नहीं जाता। तो वो चीज़ यहाँ पर कहता है। तो ये है, उसके लिए फिर डिफरेंट एक्ट्स बने हुए हैं जो कि उसको फिर शिकायत हो सकती है अगर कोई इस तरह की ऐड कर रहा है उसके लिए। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पर है कि ये अगर हम देखें, इसको डीप स्टडी करें, अगर हम एक पिक्चर देखें इस चीज़ की, डिसेप्टिव या अनट्रूथफुल ऐड करने की, तो ये कहीं ना कहीं ऐड की गलती नहीं है ना,
एडवर्टीज़मेंट का तो नेगेटिव इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ये तो जो एडवर्टाइजिंग कर रहा है उसकी गलती है, उसको पनिश किया जाना चाहिए, ना कि हम ये कहें कि ऐड करने की वजह से ही ये हो रहा है, वो उसने झूठी ऐड की है ना। तो ये चीज़ है। इसके बाद है इफेक्ट ऑन कल्चर। हम देख रहे हैं कि कल्चर के अंदर पहली तो समझ लो कल्चर क्या होता है कि बिलीव्स हमारी मोरल वैल्यूज़, हमारी हैबिट्स, कस्टम्स, वैल्यूज़, ये सभी कल्चर का हिस्सा होते हैं। और जो है कल्चरल एक्सचेंज भी होता है हमारा, एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग जगह पर अलग अलग कल्चर पाया जाता है, और आउट ऑफ कंट्री अगर हम जाएंगे तो बाहर अलग कल्चर हमें देखने को मिलेगा। तो ये है, तो अलग अलग कल्चर में लोगों की स्टाइल ऑफ लिविंग जो है वो अलग अलग होता है। कल्चरल एक्सचेंज जो है एक उसका पॉजिटिव साइड तो है ही, नेगेटिव साइड भी है। जब हम दूसरे कल्चर को अडेप्ट करते हैं तो हमारे कल्चर की अच्छी चीज़ों को हम छोड़ देते हैं, और ये बहुत जल्दी हम करते हैं, और दूसरे कल्चर की जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हम अपने जो है वैल्यूज़ के अंदर शामिल कर लेते हैं। अगर जैसे कि शराब पीना, जो है स्मोकिंग करना, ये इंडियन वैल्यूज़ के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन अब दूसरे कल्चर से ये चीज़ें हमने वेस्टर्न कल्चर से ले आए हैं हम। जंक फूड ज़्यादा खाना ये हमारे कल्चर में नहीं था ये, लेकिन आ गया है। अब छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनकी फूड हैबिट्स बदल गई है। तो ये कहता है कि ऐड ज़्यादा करने की वजह से बच्चे जिद करते हैं उन चीज़ों की, और फिर पेरेंट्स को दिलवानी पड़ती हैं। इसलिए कहता है कि ऐड डिस्टॉर्ट कर रही है हमारे कल्चर को। हम देखते हैं कि जैसे हमने बैकडोर एंट्री वाली एड्स के बारे में पढ़ा था कि वो क्या है कि एक्चुअल में तो वो शराब की ऐड कर रहे होते हैं। आप ये देखोगे, ये तो वो बैकडोर एंट्री की भी छोड़ो आप, इसके अलावा भी पान सुपारी इनकी एड्स तो बिल्कुल खुलेआम होती है। तो अब क्या है कि इससे हमारा कल्चर तो ये नहीं है ना, तो इसलिए कहता है कि ये हमारे कल्चर को डिस्टॉर्ट कर रही है कहीं ना कहीं। तो ये एक मॉडर्न स्टाइल ऑफ लिविंग जो है वो कहीं ना कहीं गलत भी है बहुत जगह पर, तो वो हमारे जो वैल्यूज़ हैं उसको ख़त्म कर रहा है। यह है। इसके बाद है इफ़ेक्ट ऑन मीडिया। हम ये देखते हैं, देखो जो हमें न्यूज़पेपर जो हमें मिलता है वो 5 रुपए में या 10 रुपए में मिलता है, उसका रीज़न ये है कि उसमें बहुत सारी ऐड आती हैं और वहीं से उसका रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। इसलिए क्या है कि वो फिर अल्टीमेटली हमें जो है सस्ते में मिल जाता है। एक ये फ़ायदा ज़रूर है, लेकिन आप ये देखोगे कि मीडिया को फिर क्या करना पड़ता है, जो एडवर्टाइज़र है, क्योंकि स्पॉन्सर वो हो गए तो स्पॉन्सर के हिसाब से चलना पड़ता है। तो वो फ्री वॉइस जो मीडिया की होनी चाहिए वो रहती नहीं है, इसलिए वो एक प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। इसके बाद आता है मेटेरियलिज्म। हम ये देख रहे हैं कि ऐड जो है हमें वो चीज़ें खरीदने के लिए अट्रैक्ट करती है जो कि शायद हमारी नीड है भी नहीं। ठीक है, तो हम फालतू की चीज़ों में अपने रिसोर्सेज को वेस्ट करते हैं और ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हम खरीद लेते हैं। तो मेटेरियलिज्म बढ़ा रही है ऐड, ऐसा कह सकते हैं। यह है। इसके बाद है इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन। हम देखते हैं कि बच्चों के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। जो बच्चे ऐड देखते हैं और उन ऐड को देखकर अपने पेरेंट्स के साथ जिद करते हैं उन चीज़ों की, चाहे वो कोई भी चीज़ें हो, चाहे उनके लिए अच्छी हैं बुरी हैं, क्योंकि बच्चे को पता नहीं होता, बच्चा बस देख लेता है और उसको फॉलो कर लेना चाहता है। ठीक है, तो जैसे ऐड आती हैं किंडर जॉय की, वो कुछ भी नहीं है, चीज़ें क्या खाने लायक है ही नहीं बच्चों के। इसके अलावा वेफर्स की ऐड आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की ऐड आती हैं, वो बच्चों को खिलाने लायक वो चीज़ें हैं ही नहीं। असल में तो बड़ों को भी नहीं, बड़ों के लायक भी नहीं है, बट स्टिल बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। आजकल हम देखते हैं फिर उस वजह से बच्चों में ओबेसिटी होना या जो है थायराइड वगैरह की इस तरह की समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो इसलिए क्या है, बच्चों के ऊपर ये एक फ़र्क पड़ता है ज़्यादा कि वो उन चीज़ों की ज़िद करते हैं फिर पेरेंट्स से, और दिलानी पड़ती है कहीं ना कहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एड्स, जैसे वल्गर जो ऐड आती हैं, उसका बच्चे के दिमाग के ऊपर बहुत ही ख़राब असर होता है। कभी भी एडवर्टाइज़र को ये देखना चाहिए कि वो किस टाइम पर वो ऐड दे रहा है। लेट नाइट वो इस तरह की ऐड दे सकता है कि सिर्फ अडल्ट्स ही देखते हैं, क्योंकि लेट नाइट टीवी प्रोग्राम्स या जो भी बच्चे सो जाते हैं उस टाइम तक। तो थोड़ा सा देखें कि भाई आप बच्चों को क्या दिखा रहे हो। ठीक है, ये है। इसके बाद है स्टीरियोटाइपिंग इन एडवर्टाइजिंग। हम ये देखते हैं कुछ लोगों का एक स्पेशल रोल प्ले रहता है ऐड में, और वो उसके चिपका दिया गया है बिल्कुल। जैसे विमेन को दिखाया जाता है तो एक वल्गर फॉर्म में, एक सेक्सिस्ट की फॉर्म में ही सिर्फ जो है एक तरीके से दिखाया जाता है, एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में दिखाया जाता है। तो वो एक ठीक स्थिति नहीं है
कि सिर्फ विमेन है तो सिर्फ ग्लैमर के लिए ही है, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। इसी तरीके से बड़े बुजुर्गों को भी ऐड में कमज़ोर या फिर जो है फाइनेंशियली वीक इस तरीके से दिखाया जाता है, जो कि स्टीरियोटाइपिंग हो गया है, जो कि ठीक नहीं है आज के टाइम के हिसाब से। तो विमेन को एक आज अब के हिसाब से अगर दिखाया जाए तो एक अच्छी पोजीशन में दिखाना चाहिए, एक प्रोफेशनल के रूप में, घर में डिसीजन मेकर के रूप में दिखाना चाहिए। तो वो हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि सभी एड्स ख़राब आती हैं। देखिए बहुत सारी एड्स में हम देखते भी हैं कि विमेन का रोल प्ले काफ़ी अच्छा रहता है, कि वो घर में जो है सबको कैसे अच्छे से भी रखती है, और सब ये सारी चीज़ें भी दिखाते हैं, वर्किंग वुमेन भी दिखाते हैं, बाकी घर वालों को उसका हाथ बटाते हुए भी दिखाते हैं। सब चीज़ें हैं, चेंजेस आ रहे हैं, बट स्टिल इस तरह की एड्स अभी भी आती हैं जिनमें कि सिर्फ एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में लेडीज़ को दिखाया जाता है। ये है। इसके बाद है रॉन्ग एडवर्टाइजिंग अपील्स, गलत अपील दिखाना। जैसे पहला यहाँ पर सेक्स अपील बता रहा है, दूसरा फियर अपील, कि जैसे कि जो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें कि एक फ़ीमेल को दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सेक्स अपील के रूप में उनको दिखाया ही जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताता है कि कॉस्मेटिक की ऐड हो, पर्सनल प्रोडक्ट्स की ऐड हो, डीओ की ऐड हो, सिगरेट की ऐड हो, शेविंग की ऐड हो। अब शेविंग की ऐड में लेडी को दिखाने का क्या तुक बनता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर दिखाएंगे, तो वो सेक्स अपील फालतू में यूज़ कर रहे हैं जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है। फिर आता है फियर अपील। बहुत बारी हमें डरा दिया जाता है ऐड में कि अगर आप ये नहीं खरीदेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी की ऐड जो है वो इसी तरीके की आती है हमेशा, कि आप मर गए तो पीछे से आपकी फैमिली का क्या होगा। तो वो इस तरीके से फियर अपील यूज़ की जाती है, ठीक नहीं है, ये सब नहीं करना चाहिए। इसके बाद आता है कन्फ्यूजेस द पीपल। आप ये देखेंगे कि एडवर्टीजमेंट आती कितनी ज़्यादा है, एड क्लटर की समस्या जो है बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है आज के टाइम पे। आप देखो, मान लो कि आप कोई नया शैम्पू लेना चाह रहे हो, आप देखोगे कि आप कोई सीरियल देख रहे हो, उसके बीच में 2 या 3 मिनट की ऐड आती है, उसमें 10 शैम्पू की ऐड आ जाती है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो भाई कौन से वाला शैम्पू लें, हमारे लिए कौन सा ठीक रहेगा। तो वो कंफ्यूज और कर देता है चॉइस करवाने की बजाय। तो ये है। इसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग ऑफ कंट्रोवर्शियल प्रोडक्ट्स। टोबैको प्रोडक्ट्स जो हैं और जो एल्कोहलिक प्रोडक्ट्स हैं, जो कॉन्ट्रासेप्टिव प्रोडक्ट्स हैं, उनकी जो एड्स हैं वो हमेशा कंट्रोवर्सी में बनी रहती हैं। देखिए इन चीज़ों के बारे में पहली बात तो सिगरेट और एल्कोहल को प्रमोट करना बिल्कुल गलत चीज़ है। दूसरी बात, कॉन्ट्रासेप्टिव की अगर बात करें तो प्रमोट करना अच्छी बात है, लेकिन टाइम देखिए आप कि ठीक है आप फैमिली प्लानिंग के लिए आप उनको मोटिवेट कर रहे हो, एड्स से बचने के लिए आप बता रहे हो, लेकिन बच्चे ना देखें वो ऐड इस तरह के टाइम पर होने चाहिए, क्योंकि उस छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता होता, उसके लिए सब सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसकी हेल्थ के ऊपर, उसकी दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर इन चीज़ों का रहता है। ये है। इसके बाद आता है टू परसुएसिव। हम देखते हैं कि एड्स जो हैं बहुत ज़्यादा परसुएसिव हो गई हैं। बिल्कुल हम वो चीज़ें खरीद लेते हैं सिर्फ ऐड देखकर जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं है। खरीदने के बाद कुछ टाइम बाद हमें महसूस होता है कि ये फालतू में हमने खर्च कर दिया, लेकिन सिर्फ एड्स वो इतनी ज़्यादा हमें इम्पैक्ट डाल देती है हमारे माइंड के ऊपर कि हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं। ठीक है। तो ये इकोनॉमिक और सोशल एस्पेक्ट से जो बेसिक हैं वो हमने पढ़ लिया यहाँ पर। फिर हम थोड़ा सा एक दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इस चैप्टर के अंदर जो पेपर में आ जाते हैं बहुत बारी, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पढ़ेंगे हम आगे।